हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स पढ़ रहे हैं और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से कवर किए हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होते हैं, कहाँ कहाँ न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कैसे होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को पढ़े, जिसमें कि हम लोग इंडक्टिव को पढ़े, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन देखे। और इन सारे केस में हम लोग PYQ भी सॉल्व किए, जो कि आपके IIT नीट और जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह आपको यूज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये आपका एल्कीन सिस्टम है, इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। ऑल्दो हम लोग पढ़े हैं हाइपर कंजुगेशन में एल्कीन के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में, बट आप देखेंगे कि जैसे सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन है, ऑल्दो हाइपर कंजुगेशन नंबर सेम है, बट फिर भी ट्रांस वाला मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू 6, क्योंकि यहाँ स्टेरिक काम करता है। सिमिलरली आप बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट पढ़ेंगे, वही एनिलीन के केस में भी पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि एनिलीन के केस में एरोमेटिक बेस में कैसे स्टेरिक के कारण उसका बेसिसिटी इफेक्ट पड़ता है। फिर आप कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि आप SN2 रिएक्शन की बात कर लीजिए या अल्डिहाइड कीटोन की बात कर लीजिए, उसको एक्सप्लेन करने में स्टेरिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी को। देखिए, सबसे पहले आपको एक बार बता दें, आप हाइपर कंजुगेशन में पढ़े हैं कि वो एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम बोले तो ये आपका कैसा एल्कीन है, ये सिस एल्कीन है। और वही अगर हम ट्रांस एल्कीन ले तो ये रहा आपका ट्रांस एल्कीन। नाउ अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन से, तो इस केस में भी आपका हाइपर कंजुगेशन 6 होगा, इधर भी 6 होगा। क्यों होता था याद कीजिए, बताए थे ना कि अल्फा कार्बन ढूंढिए, अल्कीन से सटा हुआ अल्फा कार्बन है, इससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ 3 होगा, इधर भी 3 होगा, तो टोटल 6, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, टोटल 6। यानी हाइपर कंजुगेशन हमें बता रहा है कि ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, बोथ आर इक्वली स्टेबल। बट एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है कि जो आपका ट्रांस वाला है ये मोर स्टेबल होता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो यहां आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेरिक का। स्टेरिक में हम लोग कैसे क्या पढ़ते हैं, स्टेरिक में बेसिकली हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर स्पेस में है तो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये CH3 और ये CH3 है, ये CH3 दोनों पास पास है, भले आपको ऐसे दिख रहा है कि ये हम दूर दूर बहुत ड्रॉ किए इसलिए आपको दूर लग रहा है, बट अगर आप ये वाला डायग्राम देखें, पिक्चर देखें, यहाँ दोनों कितने पास पास है और दोनों एक दूसरे के बाउंड्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्री में घुसने की कोशिश मतलब ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये रिपेल कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि आप वेस्पर थ्योरी में पढ़ते हैं कि जब कभी आप जैसे BCl3 का स्ट्रक्चर याद करिए, BCl3 में आप कैसे पढ़ते थे, Cl, Cl और Cl, ये तीनों ग्रुप एकदम दूर दूर क्यों रहता था, ताकि आपस का जो रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, इसको अवॉइड कर सके। या पढ़े हैं वेस्पर थ्योरी में। सो इसके कारण इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता था, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली आप इधर भी फील कीजिए, ये CH3 मॉलिक्यूल है और ये CH3 मॉलिक्यूल है, ये भी तो रिपल्सन करेगा ना, तो ये एक कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो होता क्या है, सिस में सिंस ये दोनों पास पास है और ट्रांस में रिलेटिवली ये दूर दूर है, तो ट्रांस में दूर दूर होने के कारण यहाँ स्टेरिक कम होता है और यहाँ स्टेरिक ज्यादा होता है, और सिंस स्टेरिक ज्यादा है तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो अनस्टेबिलिटी होगा, इसलिए ये वाला लेस स्टेबल होता है और ये वाला मोर स्टेबल होता है। क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें, ये बाकी एल्कीन की जो ट्रेंड है, इसको भी आप उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, यहां मानते हैं हमारा R मिथाइल है। अब आप देखिए, ये सिंस टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है तो इस केस में कितना हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, 12, क्योंकि एक में 3 है तो 4 में 12, इधर 3 है तो 9। ये सिंस डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो तीनों केस में आपका 6 मिलेगा, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो 3 मिलेगा। अगर हम R मिथाइल की बात करें, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और यहाँ तो 0 मिलेगा। तो ये चीज तो हमें समझ में आ रहा है, अगर हम कि टेट्रा ज्यादा होगा, फिर ट्राई होगा, फिर डाई होगा, फिर मोनो होगा, फिर अनसब्स्टिट्यूटेड होगा। अब डाई में भी देखिए 3 टाइप हो जाता है, एक हो जाता है ट्रांस जो अभी हम लोग देखे, एक हो जाता है सिस, और एक हो जाता है एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप एक साथ लगे हैं। ऐसे वाले सिस्टम को बोलते हैं जेमिनल, और अलग अलग जो लगा होता है इसको बोलते हैं विसिनल। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो जेमिनल वाला होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस विसिनल वन, और विसिनल में भी हम लोग जान चुके हैं जस्ट कि आपका ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन सिस बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। क्लियर है।
अब हमें ये देखना है कि ये जेमिनल ऐसे इसमें हो क्या रहा है जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मोर स्टेबल है। देखिए यहाँ आपका कॉन्सेप्ट लगेगा अगेन हाइपर कंजुगेशन। देखिए इसलिए आपको हम मतलब सीक्वेंस वाइज पढ़ाते आ रहे हैं, जो चीज पहले इंपॉर्टेंट है वो हम बताते चलते आ रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करने में इजी होगा। देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में हाइपर कंजुगेशन पढ़ चुके हैं, तो सिंस आप अब मैकेनिज्म जान रहे हैं और इसलिए हम बार बार ऑर्बिटल पिक्चर भी बना के दिखाते थे। अगर आप यहाँ वाला हाइपर कंजुगेशन ड्रॉ करें तो इस केस में कैसे होगा, ये ऐसे आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं उस केस में, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। यहाँ 2H को हम एक साथ लिख दे रहे हैं, तो अभी आप देखिए, और सिंस H निकल रहा है तो H प्लस होगा, ये हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए इस केस में जो कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है ये 1 डिग्री है, और सिमिलर वे अगर आप इधर ड्रॉ करेंगे तो ये उठकर ऐसे आएगा और ऐसे बनेगा। तो इस केस में आपका क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, सॉरी ये एक H मिथाइल होगा, क्योंकि यहाँ एक H है और क्या मिथाइल है, और बचा एक H। अब आप देखिए इस केस में यहाँ पे जो कार्बोनाइन बन रहा है ये 2 डिग्री पे है, और यहाँ जो कार्बोनाइन बन रहा है 1 डिग्री पे है। तो इसीलिए सिंस 1 डिग्री, ये हाइपर कंजुगेशन मैकेनिज्म के थ्रू जो माइनस आ रहा है ये 1 डिग्री बना रहा है और यहाँ 2 डिग्री बना रहा है, और आप अब तक जान चुके हैं कि 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इसलिए यही रीजन है कि ये जेमिनल वाला मोर स्टेबल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस की। हम लोग देख लिए एल्कीन की स्टेबिलिटी को, अब बात करते हैं कहाँ आपका रिएक्शंस में स्टीरिक इफेक्ट हेल्प करता है। ये आप क्लास 12th में जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ एक SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। 1 डिग्री कहने का मतलब हो गया मेरा लाइक CH3X, 2 डिग्री कहने का मतलब हो गया मेरा जैसे CH3 है, ये भी CH3 है और ये X है। सो आई बिलीव कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर 3 डिग्री की बात करें तो तीनों ही आपका अल्काइल ग्रुप होगा लगा हुआ। अब इसमें क्या होता है SN2 में कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो बैक साइड से अटैक करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो बैक साइड से अटैक करता है। जब हम आपको SN2 पढ़ाएंगे, SN1 पढ़ाएंगे तो वहां और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि SN2 में ये बैक साइड से अटैक करता है, तो ऐसे अटैक किया और ऐसे निकाल दिया। अब आप खुद सोचिए, ये आपका किताब से लिए हैं जहां ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए ये CH3X था, बैक साइड से अटैक कितना इजीली हो पा रहा है, सिंस बैक साइड में सिर्फ हाइड्रोजन है तो छोटा ग्रुप है, तो कोई रिपल्सन होने के चांसेस नहीं है। बट वही अगर हम एक H हटा के अब हम CH3 लगा दी, अब देखिए ये ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है, ये शेडेड कलर से समझने की कोशिश कीजिए। अब रिएक्शन का रेट थोड़ा घट जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक H की जगह एक और H ये लगा दीजिए, एक और मिथाइल, 2 मिथाइल, अब 2 बल्कीनेस से और ज्यादा तकलीफ होगा। अब यहां देखिए और बल्कीनेस आप बढ़ा रहे हैं, इधर और बल्कीनेस बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं ना बल्कीनेस बढ़ाने के लिए न्यूक्लियोफाइल को ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ ही साथ आप इधर आप रेट ऑफ रिएक्शन को देखिए, आर बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। जब मिथाइल था तो ये देखिए 30 डिग्री 30 है, 1 है, ये घट रहा है, ये और घट रहा है, ये तो एकदम से घट गया, 0 के बराबर है। तो क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे बल्कीनेस आपका लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। ये कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम, स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे। समझ में आ रहा है ना कितना ईजी है एक्सप्लेन करना। सिमिलरली हाँ, पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बेसिस पे आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी जस्ट देखें कि सिंस SN2 में जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ता है यानी स्टीरिक बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। देखिए लेफ्ट टू राइट स्टीरिक बढ़ रहा है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है, ये ग्राफ से। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपका PYQ है IIT-JEE में। देखिए हम बार बार इस चीज पे स्ट्रेस देते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा PYQ भी डिस्कस कर लिया जाए, ताकि कॉन्सेप्ट समझने में ईजी होगा। नहीं तो सिर्फ थ्योरी पढ़कर, अगर थ्योरी से पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बना पा रहे तो क्या फायदा उस थ्योरी का। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाता है, बट आई स्टिल बिलीव कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम PYQ भी डिस्कस करते हैं साथ में। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका SN2 रिएक्शन किस केस में फास्ट होगा, आपको ऑर्डर बताना है। ये आपका EEE 2007 का क्वेश्चन है, ऑल्दो ये पुराना क्वेश्चन है बस, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका मिक्स्ड आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट मिलकर आता है, बट ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए इसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए अगेन आपको बता चुके कि 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। देखिए ये 1 डिग्री है, ये 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है ना, 2 है, 3 है ना, 1 है, 3 है ना, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। दिस इज आंसर। क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग रेट सबसे ज्यादा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री।
सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर क्वेश्चन 2005 में है, बस यहाँ घुमा के क्या पूछ दिया, बोल दिया कि SN2 रिएक्शन में जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड यानी 3 डिग्री वाला है ये इनर्ट होता है सब्स्टिट्यूशन के, मतलब हो गया ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। क्लियर है? यहाँ पे भी ये ग्राफ से आप देख पा रहे हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए आपके नीट में 2008 में पूछ रहा है, भले आपका नीट में पूछे, आपका जेईई में पूछे, क्वेश्चन बदल के पूछे, यहाँ पूछ दिया आपका स्टीरिक पे पूछ दिया डायरेक्ट, यहाँ ट्रेंड पे पूछ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। अगेन SN2 रिएक्शन किस केस में रेट हाईएस्ट होगा? अगेन 1 डिग्री ढूंढिए। देखिए ये आपका कैसा है, ये आपका 2 डिग्री है, तो यहाँ तो नहीं होगा। ये 3 डिग्री है, नहीं होगा। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। बट अब इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ CH3 CH2 CH2, यहाँ CH3 CH2, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, तो 2 के कारण स्टीरिक कम होगा, इसलिए ये ज्यादा होगा। और दूसरा आप इंडक्टिव से भी बोल सकते थे, क्योंकि 3 कार्बन है तो इसमें इंडक्टिव ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटा देगा, इसलिए यहाँ रिएक्टिविटी घट जाएगा। ठीक है, सो आप स्टीरिक से भी एक्सप्लेन कर पा रहे और इलेक्ट्रॉनिक से भी एक्सप्लेन कर पा रहे। सिमिलर क्वेश्चन 2008 में पूछ दिया। अगेन क्या पूछ रहा है? ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। कुछ नहीं, SN2 में आपका इन्वर्जन होता है और बोल रहा कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, मतलब कि किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा? 1 डिग्री फास्टेस्ट। गॉट द पॉइंट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन पे। देखिए अभी तक हम लोग देखे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, देख लिए आपका एलिमिनेशन भी होता है, बट हम कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ताकि हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा जाए, जस्ट आपको मेक ये ये बताना चाह रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आप अभी तक तो जान गए होंगे कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका मिथाइल है जो कि प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा और इस सेंटर का इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटा देगा, बट यहाँ पे 2 मिथाइल है तो दोनों मिलकर घटाएगा। तो आप एक चीज तो ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, सिंस ये 2 मिथाइल होने के कारण 2 बल्कीनेस है, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा 100 और इधर केस में सिर्फ एक ही मिथाइल है और हाइड्रोजन तो छोटा होता है, यहाँ मिथाइल न्यूक्लियोफाइल आएगा 100, तो यहाँ इजिली अटैक कर पाएगा, यहाँ उतना अच्छे से नहीं अटैक कर पाएगा। इसलिए स्टीरिक पे भी आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि वाई कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन। और जब हम आपको बॉन्ड नोटेशन वाला लेक्चर में बताए थे, जहां बताया थी कि इक्विलिब्रियम साइन होता है, और वहां हम एक्सप्लेन किए थे कि कीटोन के केस में जो इक्विलिब्रियम होता है वो आपका लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट फॉर द मोस्ट ऑफ द कीटोन ड्यू टू स्टीरिक रीजन। एंड आई बिलीव कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम वहां जो स्टीरिक बोल रहे थे और रुक गए थे, उसका मतलब क्या था? यही था, ये 2 बल्कीनेस के कारण स्टीरिक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं करेगा तो रिएक्टिविटी घट जाएगा, तो ये रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं जाएगा। अब अगेन कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते ताकि हमारा थ्योरी रिवाइज हो जाए। देखिए पीएमटी में पूछा, एआईपीएमटी में 2006 में, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस केस में सबसे बढ़िया होगा। अगेन हम जान गए कि एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन है गलत, ये कीटोन है गलत, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, बट इस केस में मिथाइल है, इस केस में इथाइल है। एंड अब तक आप समझ गए हैं कि मिथाइल छोटा ग्रुप है, बल्किनेस कम है, प्लस इस केस में इंडक्टिव भी कम है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम घटाएगा, इसलिए ज्यादा होगा। और हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, ये सारा डिस्कस किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये MS चौहान से हम लिए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टुवर्ड्स से कौन सा रिएक्टिविटी फास्ट होगा। जस्ट कुछ नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बस CH3MgX होगा, ये माइनस आएगा, अटैक करेगा। बेसिकली बात करें तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, तो अटैक कराना है। तो क्वेश्चन है कि किस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा। सो याद कीजिए न्यूक्लियोफाइल वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा वहां न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक करेगा। तो अल्डिहाइड के केस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होता है, तो इसलिए सबसे घटिया 3 होगा। तो देखिए 3 किसमें, इसमें, यानी ये दोनों खत्म। और एल्डिहाइड ज्यादा अच्छा होता है कीटोन से, तो एल्डिहाइड ये है और ये भी एल्डिहाइड है, बट यहाँ मिथाइल्स इंडक्टिव के कारण इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटाएगा, इसलिए आपका 2 होगा। तो 2 1 3, तो ये तो आप एक्सप्लेन कर दी इलेक्ट्रॉनिक पे। अब आइए देखते हैं स्टीरिक पे। अगेन स्टीरिक के बेसिस पर जाए तो ये कीटोन में बड़ा स्टीरिक है, तो सबसे घटिया अगेन 3 होगा, 3 है। अब फिर बात करें, हाइड्रोजन का स्टीरिक छोटा है और ये मिथाइल का बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, इसलिए 2 इज मोर देन 1, तो 2 इज मोर देन 1। देख रहे हैं आप, स्टीरिक पे भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिवाइज हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी है, जस्ट यहाँ क्वेश्चन क्या घुमा दिया, अब
हाइड्रेशन कराना है। बस फर्क क्या हो गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपका ग्रिग्नार्ड था, अब न्यूक्लियोफाइल आपका हाइड्रेशन है यानी वाटर मॉलिक्यूल है। अभी भी वही करना है भाई, न्यूक्लियोफाइल को आना है, अटैक कराना है। देख रहे हैं आपको हाइड्रेशन कराए, ग्रिग्नार्ड कराए, कुछ भी कराए, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो, देखो कौन सा बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, खटाक से अटैक करा दो। सिमिलर वे है, समझ गए। और इतना देखिए, अगेन फिर देखिए अल्डिहाइड कहाँ है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, यानी ए और सी तो सबसे पीछे होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं, ये अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, और सबसे अच्छी बात ये सबसे छोटा ग्रुप है, तो सबसे बढ़िया डी होगा। तो डी किस में है, बी है, डी है और सी में है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, यानी ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। अब देखते हैं सबसे घटिया क्या होगा, कीटोन होगा। कीटोन कौन कौन सा है, मेरा सी कीटोन है और आपका ए कीटोन है, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। अब उसमें भी कौन होगा, याद कीजिए ए होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ H हट के एक Cl लग रहा है, तो Cl माइनस आई इफेक्ट के कारण समहाउ इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा, और आपको इंडक्टिव में हम ये चीज पढ़ाए हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो यानी सबसे घटिया ए होगा। तो देखिए सबसे घटिया ए या तो सी में है नहीं तो बी में है, यानी ऑप्शन डी भी खत्म। देख रहे एलिमिनेशन कितना हेल्प कर रहा है। तो यानी ए के बाद सी होगा, क्यों, क्योंकि सी कीटोन है, ए के बाद सी है, ए के बाद सी है। अब हमें डिसाइड करना है बी और ई में से, बी और ई कहाँ गया, देखिए ये बी है, ये ई है, H H CH3 CH2Cl, सो माइनस आई इफेक्ट के कारण ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो यहाँ रिएक्ट ज्यादा होगा, यानी आपका डी के बाद ई आना चाहिए, डी के बाद ई, डी के बाद ई इस केस में है, तो ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से काम नहीं चल रहा है, ना ही स्टैटिक से चल रहा है, दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। उस पर आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए। अब बात आ जाती है स्टैटिक इफेक्ट की। देखिए स्टैटिक इफेक्ट आपका स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप समझ चुके हैं स्टैटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, अब उसी को जस्ट यहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला बात करते हैं बेस के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए। आप जानते हैं कि बेस का प्रॉपर्टी क्या है, एक सेकंड कलर जस्ट चेंज कर लेते हैं। बेस का प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होना चाहिए फॉर डोनेशन। तो बस हमें देखना है, यहां देखिए नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, यहां पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अगर ये रेजोनेंस में चला जाएगा और ये डिलोकलाइज हो जाएगा अंदर अंदर, तो इसके कारण क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन। बट इस केस में देखिए यहां पे जो मिथाइल है और यहां का जो मिथाइल है आपस में स्टीरिक होगा, और स्टीरिक हो जाने के कारण ये जो नाइट्रोजन है ये इस रिंग के प्लेन के बाहर हो जाएगा। मतलब अगर हम आपको ऐसे ड्रॉ करके, ये मान लीजिए प्लेन है और हम इसकी बात करें तो ये रिंग है, तो रिंग ये प्लेन में है, तो आपका जो नाइट्रोजन हो जाएगा ये प्लेन के बाहर है, और जब प्लेन के बाहर है तो ये आपस में रेजोनेंस कैसे करेगा, इसको और समझिए। देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है, ये इसका पी ऑर्बिटल है। अगेन देखिए रेजोनेंस में हम अच्छे से आपको बताए हैं, तो इसलिए आई बिलीव कि आपको ये ऑर्बिटल पिक्चर समझ में आएगा। मान लेते हैं यानी ये वाला केस, इस केस में क्या हो रहा होगा, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है ऐसे रहा होगा, और ये इसके साथ देखा जाए तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा रेजोनेंस के थ्रू। लेकिन अगर मान लेते हैं ये वाला केस, इस वाले केस में क्या होगा, आपका अभी भी बेंजीन का ये ऑर्बिटल वैसा का वैसा ही रहेगा, ये रहा, अभी भी आपका ये आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन अब ये बल्कीनेस होने के कारण ये क्या हो सकता है, ये ऐसे हो गया, मतलब मान के चलिए इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या अब ये इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, याद कीजिए क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए प्लेनरिटी चाहिए, और सीधा सा बात है कि ये हो क्या रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है ना। तो बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों पी ऑर्बिटल, मतलब पी ऑर्बिटल करे, दोनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होगा, तभी तो ये पाई बॉन्ड बना सकता है। बट यहाँ प्लेनरिटी चला गया, मतलब एक दूसरे के प्लेन में नहीं है, तो अब बॉन्ड कैसे बनाएगा, और सिंस बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो इसलिए ये आपका रिंग में डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, और डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा यानी ये अवेलेबल रहेगा फॉर डोनेशन। इस कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और प्रूफ क्या है, इसका पीके भी वैल्यू कम है, और आप जानते हैं जितना कम पीके वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग, तो इसी को बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब स्टीरिक होने के कारण यहाँ रेजोनेंस इनहिबिट हो गया और उस कारण क्या हो रहा है, इसका बेसिसिटी बढ़ गया। अब देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम को, देखिए सिमिलर वे आप इधर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला चीज तो आप तो रिंग फ्लिपिंग के थ्रू बोल सकते हैं। रिंग फ्लिपिंग के थ्रू कैसे बोल सकते हैं, जो आप अमाइन इन्वर्जन में पढ़ते हैं, यहाँ अमीन इन्वर्जन हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, उसके कारण ये मोड बेसिक है। दूसरा केस स्टीरिक से भी समझते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के बगल में ये अगर देखिए तो एक पिरामिडल शेप होता है, तो इसके पास एक साइड फेनाइल है, एक साइड मिथाइल, एक साइड मिथाइल है, तो तीनों अलग अलग स्पेस में है, तो इसलिए ये जब देने जाएगा तो इसको स्टीरिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल मिथाइल और ये ग्रुप तीनों इसके आसपास है। जस्ट इमेजिन आपको इस गेट के बाहर जाना है, या फिर आप स्कूल के गेट के बाहर जा रहे हैं, यहाँ गार्ड खड़ा है, यहाँ गार्ड खड़ा है, तो आप कैसे जाएंगे? बोलेगा ना कहाँ जा रहे हो, अभी क्लास का टाइम है, बाहर नहीं जा सकते। सिमिलर वे है, मिथाइल बोलेगा कहाँ जा रहा है, चुपचाप बैठ यहीं पे, नहीं जाने देंगे, स्टीरिक है। बट इधर देखिए इस केस में क्या है, तीनों बंधा हुआ है, तीनों बंधा हुआ है। जस्ट लाइक जो अभी स्कूल पे जो गार्ड खड़ा है, ये इधर बांध दिया गया, इसको बांध दिया गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता, नाउ ये बाहर भाग सकता है आराम से, तो इसलिए नाउ इट इज फ्री, इसके अगल बगल कोई स्टीरिक नहीं है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस कारण इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। क्यों? इसलिए इसका पीकेबी वैल्यू कम होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए सिमिलर कॉन्सेप्ट आप एसिडिक स्ट्रेंथ में भी लगाएंगे। देखिए अगेन यहाँ पे पहले आप ये देखिए, ये फिनॉल है, इसका पीके वैल्यू ये दे रखा हुआ है। अब फिनॉल में आप एक CN ग्रुप लगा दिए, यानी -R ग्रुप, तो इसका एसिडिटी बढ़ जाएगा, तो देखिए आपका पीकेबी वैल्यू घट गया। सिमिलर वे नाइट्रो लगा देंगे तो पीके वैल्यू फिर घटेगा, तो देखिए अभी 9.9 था, फिर 7.17 घट गया। अब यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट को हम लोग समझेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, अब यहाँ 3 और 5 पोजीशन पे हम लोग मिथाइल लगा दिए। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, पहले 9.9 था, अब वैल्यू पीके क्या हो गया, 10.18, मतलब पीके बढ़ गया, यानी इसका एसिडिटी घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, और इस कारण इसका यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। क्यों? आप जानते हैं कि जब कभी भी एसिड होता है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले में, कि जैसे फेनॉल है, अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो H+ अगर छोड़ेगा, इसका कंजुगेट बेस आप बनाएंगे, कंजुगेट बेस बनेगा तो O- फॉर्म किया, और ये रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है, इस कारण ये स्टेबल होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसा ग्रुप आप लगा दिए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, सिमिलर वे यहां भी रिंग को दे रहा है, तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएगा, ये उठ के यहां आएगा, तो इस कारण क्या होगा, ये एक तरह का क्रॉस कंजुगेशन हो गया, और उस केस में क्या होगा, ये माइनस को रिंग में डिलोकलाइज होने से ये रोकेगा, तो इस कारण यहां पे रेजोनेंस एक्टिविटी घट जाएगा। सो दैट्स वाई 2 मिथाइल प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है, तो इस कारण यहाँ पे माइनस यानी इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जब माइनस बनेगा तो रिंग में नहीं जा पाएगा। बट इस केस में आप देखिए CN के केस में अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, 7.95 से 8.21 हो रहा है। अगेन क्या हो रहा है, इसका एसिडिटी घट रहा है। अब क्यों होगा? क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन ये तो बढ़ा रहा था, बट CN-R के थ्रू खींचेगा भी, तो यहां दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्लस आई के थ्रू मिथाइल आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और -R के थ्रू CN खींच रहा है। इस कारण यहां पे जो इफेक्ट है ये आपको 7.95 से 8.21 यानी जस्ट इंक्रीज करा है, ज्यादा नहीं इंक्रीज करा है। बट वही अगर आप नाइट्रो का केस देखें तो 7.1 के जगह आप सीधे 8.25 यानी ऑलमोस्ट एक से ज्यादा का वैल्यू बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू मिथाइल तो दे रहा है, बट यहां पे नाइट्रो अब स्टीरिक फील करेगा, और स्टीरिक के कारण क्या होगा, अगेन ये इसके आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन हो जाने के कारण क्या होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, इस कारण इसका जो ये क्या होगा कि आपका यहाँ पे 8.25 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ CN के केस में वैल्यू हल्का सा बढ़ रहा है, बट इसके केस में वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि CN एक लीनियर मॉलिक्यूल है और नाइट्रो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है। क्लियर हो रहा है? इस कारण क्या होगा, ये बल्कीनेस है, और इस कारण यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये बल्कीनेस है, इस कारण यहाँ स्टीरिक होगा। बट यहाँ CN का स्ट्रक्चर आप ऐसे से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ स्टीरिक कम मिलेगा, इसलिए यहाँ पे कम इफेक्ट देखने को मिलता है, बट नाइट्रो केस में ज्यादा मिलता है। सिमिलरली अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज मोर एसिडिक, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान देना है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन
OH भी आपका एक छोटा ग्रुप होता है, इसलिए अगर इसके आसपास अगर स्टीरिक आप सोच रहे तो वो स्टीरिक नहीं कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्टीरिक होगा, तो एज सच यहाँ कोई स्टीरिक नहीं है। बट ये NO2 अभी जस्ट देखे प्रीवियस वाले में स्लाइड में कि स्टीरिक फील करेगा, तो यहाँ पे आपको स्टीरिक मिलेगा। तो इस बेसिस पे आप सोचिए। सो अगेन क्या करेंगे, आप इसका कंजुगेट बेस बनाइए O-। अब O- क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ऐसे करके भेजेगा, और यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दे जो कि इससे इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा, जैसे आपका नाइट्रो, तो इस कारण क्या होगा, ये खींचा माइनस यहाँ आएगा और ये माइनस फर्दर इधर चला जाएगा। इस कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, जो कि आपको यहाँ बढ़ेगा। बट सिंस नाइट्रो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ये दो मिथाइल के स्टीरिक इफेक्ट के कारण, इस कारण क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस काम नहीं करता है। इसलिए इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं इस केस में रेजोनेंस काम करा है, इसलिए ये मोर एसिडिक इन नेचर हो गया। समझ में आ रहा है ना कि कैसे स्टीरिक के कारण आपका रेजोनेंस एक्टिविटी यहाँ काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ काम कर रहा है। क्लियर। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ऑर्थो इफेक्ट आप पढ़ते हैं जनरली। इधर देखिए, इसमें क्या है, जस्ट आपको ये बता दे रहे हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप मिथाइल ला देंगे तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट के कारण पीके वैल्यू घट जाएगा, यानी एसिडिटी बढ़ जाएगा। बट सिमिलर अगर आप एनिलीन के केस में अगर कोई ग्रुप ला रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, बेसिसिटी घट जाएगा। वही यहाँ पे हम बोल रहे हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ऑर्थो इफेक्ट पे, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए बेटर है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करें। बट आप कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए, मतलब ये फैक्ट समझ लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर प्रीवियस लेक्चर देखना है तो लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।